दूसरा बेटा हमारे पास चार्ज टू पोस्टिंग पीनल की, भैया अगर आपने खर्चा कम चार्ज कर रखा है तो और चार्ज कर दो, ज्यादा चार्ज कर रखा है तो वापस मंगा लो। ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा हमने इस तरीके से भी लिंक किया था कि हमने इसको इन नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के साथ भी सीखा था। ये देखो, अगर बेटा अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन तो आप उसको पोस्टिंग मेल से चार्ज भी कर सकते हो। और जब हमने सवाल किए थे तो उसमें हमने लेजर बना करके ये भी सीखा था कि आप उसको बैलेंस कैरी डाउन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बना हुआ है एक लेजर फैक्ट्री ओवरहेड का, ये रहा। तो बेटा अगर आपके पास 15,000 की अंडर अब्जॉर्प्शन है कि भैया एक्चुअल में खर्चा तो लगा है 75,000, लेकिन अब्जॉर्प्शन हुई है 60,000 की, तो ये हो गई अंडर अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन कम हुई है। तो इस 15,000 की अंडर अब्जॉर्प्शन को बेटा या तो आप कोस्टिंग मिडल से चार्ज भी कर सकते हो, या फिर आप उसको बैलेंस कैरी डाउन भी छोड़ सकते हो। ये दो ट्रीटमेंट तो आपने पहले भी सीखे हुए। यही दो ट्रीटमेंट बेटा मैंने यहाँ पर भी लिखवाए हैं आपको। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की अगर डिफरेंस आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर दो, या फिर उसको चार्ज कहां से कर लो, पोस्टिंग पीरियड से चार्ज। तीसरा मेथड बेटा हमने नया सीखा इस चैप्टर के अंदर, मेथड का नाम है यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट का मतलब है कि भैया जो खर्चा आप अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए, चार्ज नहीं कर पाए, उसको चार्ज करने के लिए एक एडिशनल रेट निकालो। आपने साल के शुरुआत में एस्टिमेटेड डेटा से अब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, वो जो मैं क्लास तूने अटेंड की थी पिछली, अब्जॉर्प्शन रेट वाली जो तूने मेथड लिखे हुए हैं। हाँ, मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, लेबर कॉस्ट परसेंटेज, किसी भी मेथड से आपने मशीन आ रेट, लेबर आ रेट, किसी भी मेथड से आपने अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लिया। फिर आप उस अब्जॉर्प्शन रेट को पूरा साल अप्लाई करते रहे करते रहे करते रहे, जितना भी अमाउंट आपने बेटा अब्जॉर्ब किया वो आपके पास आ गया। जो अमाउंट आप बेटा रिकॉर्ड कर लेते उसको हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एक्चुअल में खर्चा लगा 1,00,000 रुपए, लेकिन आपने अब्जॉर्ब किए थे 80,000, यानी कि आपने अपने अकाउंट्स में खर्चा लिख रखा है 80,000 रुपए, कस्टमर से चार्ज कर रखे हैं 80,000 रुपए, जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना लगा हुआ है, 1,00,000 रुपए। सर एक्चुअल में खर्चा लगा हुआ है 1,00,000 रुपए, जबकि हमने बुक्स में कितने के लिखे हैं 80,000। तो आपने 20,000 रुपए का खर्चा कम लिखा है ना बेटा। अगर मैंने टोटल कॉस्ट 20,000 रुपए कम लिखी है तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी कम आ रही होगी। मैंने देखा कि मैंने 20,000 रुपए कम लिखे हैं और टोटल यूनिट बनी है 10,000। तो अगर 20,000 रुपए कम लिखे और 10,000 यूनिट बनी है तो हर यूनिट पे कितने रुपए कम लिखे हैं फिर आपको? सर हर यूनिट पे 2-2 रुपए कम लिखे। अगर मैं 10,000 यूनिट जो बना चुका हूँ, हर यूनिट पे जाके 2-2 रुपए का खर्चा और चार्ज कर लूं, तो मेरे 20,000 रुपए जो पहले चार्ज नहीं हुए थे वो चार्ज हो जाएंगे। अब मैं वो 20,000 रुपए चार्ज करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने जाकर के 2-2 रुपए चार्ज करने की कोशिश करी। ये 2 रुपए का जो रेट आपने नया कैलकुलेट करा है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट। क्या बोलते हैं इसको? एक जो ओरिजिनल रेट था उससे तो आपके पास अब्जॉर्प्शन वाले ओवरहेड आ गए थे, लेकिन ये पूरे कवर नहीं हो पाए, खर्चे पूरे कवर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आपके पास अंडर अब्जॉर्प्शन आ गई और आपने एक नया रेट निकाला। तो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जब आप एक नया रेट ढूंढते हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट आ गया 2 रुपए पर यूनिट। मैंने कहा ठीक है हर यूनिट पे जाओ 2-2 रुपए चार्ज करो, लेकिन जब चार्ज करने गए तो पूरे साल में 10,000 यूनिट बनी तो थी, लेकिन उसमें से 8,000 बिक गई। जो 8,000 बिक चुकी है बेटा, अब क्या कस्टमर उसके ऊपर मुझे 2-2 रुपए देगा? नहीं देने वाला, वो मेरा पैसा डूब चुका है। तो 8,000 यूनिट जो बिक चुकी है बेटा, उसके ऊपर जो 2-2 रुपए आप रिकवर कर जाते थे, आपके 16,000 रुपए वो अब आपको नहीं मिलेगा, ये आपका नुकसान होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, चार्ज टू पोस्टिंग P&L अकाउंट एज लॉस। लेकिन जो 2,000 यूनिट अभी आपके पास बची हुई उसके ऊपर मैं 2-2 रुपए चार्ज कर सकता हूं। आप उन 2,000 यूनिट के ऊपर 2-2 रुपए चार्ज करो, 4,000 का खर्चा भी लिखो और 4,000 से स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ाओ। ठीक है जी, क्योंकि आपने खर्चा नहीं लिखा इसीलिए स्टॉक की वैल्यू कम आ रही है। तो आप खर्चा 4,000 रुपए का लिखो और अपने स्टॉक की वैल्यू को 4,000 रुपए से बढ़ा लो। 20,000 से नहीं बढ़ा सकते क्योंकि माल ही कितनी यूनिट बची है, सिर्फ 2,000। हर यूनिट पे 2-2 रुपए डालेंगे, कितने रुपए रिकॉर्ड हो सकते हैं, सिर्फ 4। तो आप 4,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद बेटा आपने 2 नोट लिखने, वो नोट लिखना शुरू करें। हाँ जी, इतना बेटा हमने पिछली क्लास में कर लिया था। इसी से रिलेटेड 2 नोट्स लिखने। नोट नंबर 1, तो नहीं निकलेगा बेटा, यही सिखाया था मैंने पिछली क्लास में। 4,000 से खर्चा भी बढ़ेगा और 4,000 से स्टॉक भी बढ़ेगा। प्रॉफिट पे नेट इम्पैक्ट सिर्फ 16,000 का पड़ेगा। खर्चा कितने का रिकॉर्ड करना है,
20,000, मैंने खर्चा 20,000 का रिकॉर्ड कर दिया। अब उससे स्टॉक बढ़ गया तो फिर क्या दिक्कत? खर्चा तो 20,000 का रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ जी बेटा, नोट नंबर 1, देखो, जब आप अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हो, जैसे आपने यहां पर करा बेटा, आपने देखा कि एक्चुअल में जो खर्चे लगे हैं वो लगे हैं 1,00,000 रुपए, और अब्जॉर्ब जो हुए वो है 80,000। जब आप इन दोनों को कंपेयर करके निकाल रहे हो अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन, तो एक्चुअल ओवरहेड को आप अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ कंपेयर करते हो। एक्चुअल ओवरहेड मतलब एक्चुअल खर्च। एक्चुअल में खर्चा अब नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन जो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है उसमें कोई खर्चा अब नॉर्मल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा वो अब्जॉर्प्शन आती कहां से सर? अब्जॉर्प्शन आती है स्टार्ट एस्टिमेटेड डेटा से। तो जब आप एस्टिमेटेड डेटा से बेटा रेट कैलकुलेट करते हो, तो एस्टिमेशन के अंदर कोई अब नॉर्मल आइटम थोड़ी हो सकता है। एस्टिमेटेड डेटा से आपने रेट निकाल लिया, इस रेट को आपने पूरा साल अप्लाई करते रहे। जब रेट में ही कोई अब नॉर्मल चीज नहीं है, तो इस अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के अंदर कोई अब नॉर्मल आइटम कैसे आई? इस रेट की कैलकुलेशन में एस्टिमेटेड डेटा यूज हुआ है। एस्टिमेटेड डेटा में कोई भी चीज अब नॉर्मल नहीं हो सकती। क्या तुम अब नॉर्मल आइटम का अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। नॉर्मल का अंदाजा लगा सकते हो। कैसे? जैसे तुम्हारा नॉर्मल क्लास का शेड्यूल जो चल रहा है, हम मान के चल सकते हैं कि कल वैसे ही उसी शेड्यूल के हिसाब से क्लास लगेगी, वो नॉर्मल शेड्यूल है। लेकिन अगर मान लो किसी ने क्लास कैंसिल करनी होगी, तो फिर वो स्पेशल इंटीमेशन होगी, उसके बारे में आपको पहले से नहीं पता चलेगा, है ना? वो बाद में कोई इंटीमेशन आ सकती है तो आ सकती है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करके चलोगे कि अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चले तो कल क्लास लगेगी? समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही यहाँ पर बेटा एस्टिमेशन के अंदर आप कोई भी अब नॉर्मल आइटम अज्यूम नहीं करते। तो आपके इस रेट में भी कोई अब नॉर्मल आइटम नहीं है। बल्कि जब आपने बेटा मशीन आ रेट कैलकुलेट करना सीखा था, तो मैंने नोट्स भी लिखवाए थे, उसके अंदर दूसरा नोट यही था कि किसी प्रकार की अब नॉर्मल आइटम का इस्तेमाल नहीं करना है मशीन आ रेट की कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन में कोई अब नॉर्मल आइटम नहीं होती, इसलिए जो अमाउंट अब्जॉर्ब होता है उसमें भी कोई अब नॉर्मल आइटम नहीं होती। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो उसको एक्चुअल ओवरहेड के साथ, तो एक्चुअल ओवरहेड में अब नॉर्मल आइटम हो सकते। तो कंपैरिजन से पहले क्या करना पड़ेगा सर? जब आप एक्चुअल को अब्जॉर्ब से कंपेयर करने जाओगे, तो उस टाइम एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों है, जबकि इसमें सिर्फ कौन से नॉर्मल वाले हैं। तो पहले इसमें से आपको अब नॉर्मल वाले हटाने पड़ेंगे, ताकि ये भी सिर्फ कौन से रह जाए? नॉर्मल। तो एक्चुअल नॉर्मल ओवरहेड को फिर आप ओवरहेड से अब्जॉर्ब्ड वाले से कंपेयर कर सकते हो। अब ये दोनों नॉर्मल नॉर्मल वाले कंपेयर हो। तो नोट नंबर 1 में हमने क्या लिखना है? इफ एनी abnormal expense, note number 1, if any abnormal expense is included in actual overheads, if any abnormal expense is included in actual overheads, then it shall be removed before comparing with absorbed overheads. Then it shall be removed before comparing with absorbed overheads. Absorbed overheads for computing under absorption or over absorption. तो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन निकालने के लिए जब आप एक्चुअल ओवरहेड को अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से कंपेयर करोगे, तो उसमें से वो अब नॉर्मल आइटम आपको हटा लेनी चाहिए। क्या लिखा है? इफ देयर इज एनी abnormal expense included in actual overhead, then it shall be removed before comparing with absorbed overheads for computing under absorption or over absorption. तो पहले तो आप इनको ही हटा दो। नोट नंबर 2, बेटा नोट नंबर 2, any part of under absorption or over absorption, any part of under or absorption or over absorption
ड्यू टू प्लानिंग और एस्टिमेटिंग एरर, ड्यू टू प्लानिंग और एस्टिमेटिंग एरर, प्लानिंग और एस्टिमेटिंग एरर shall be treated as abnormal and shall be removed, shall be treated as abnormal and shall be removed before computing supplementary rate, before computing supplementary rate. तो बेटा इन दोनों नोट्स का प्रभाव क्या है जरा ध्यान से देखो। मान लो बेटा आप, हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा। मान लो आपके पास एक्चुअल ओवरहेड है 1 लाख रुपए, लेकिन इसमें से ना 15,000 का खर्चा अब नॉर्मल है, स्ट्राइक के वेजेस हो गए, माल ऑब्सोलेट हो गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इस वजह से वर्कर को मुझे कुछ बोनस देना पड़ा। तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर बार बार थोड़ी आएगा, ये तो अब नॉर्मल है, लॉस बाय फायर दे रखा है। तो कुछ अब नॉर्मल एक्सपेंसेस इसमें दे रखे हैं भैया, पहले तो इसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपने टोटल एक्चुअल ओवरहेड में से 15,000 के अब नॉर्मल एक्सपेंस हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल नॉर्मल ओवरहेड्स। अब नॉर्मल हट गए तो कौन से बच गए? अब आप इसको कंपेयर करोगे बेटा अपने अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ। मान लो आपने अपने अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड देखे, वो लिखे हुए थे 60,000, जबकि नॉर्मल एक्चुअल ओवरहेड कितने 85,000, जबकि खाते में कितने रिकॉर्ड करे 60,000। तो ये तो अंडर अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन कम हुई है, एक्चुअल में खर्चा ज्यादा लगा है, तो आपको नजर आ रहा है सर 25,000 रुपए की अंडर अब्जॉर्प्शन है। अब क्वेश्चन आपको बता देता है जी इस टोटल अंडर अब्जॉर्प्शन का 20% पार्ट ड्यू टू प्लानिंग और एस्टिमेटिंग एरर है। जब आपने स्टार्टिंग में अपने एस्टिमेटेड डेटा निकाले थे ना, उस टाइम आपने कुछ गड़बड़ कर दी थी, एस्टिमेशन में ही गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो जब आपने बेटा ये 25,000 रुपए का अंडर अब्जॉर्प्शन देखा और क्वेश्चन आपको बता दीजिए इसमें से 20% किस वजह से है? प्लानिंग और एस्टिमेटिंग एरर की वजह। तो बेटा इसको अब नॉर्मल मानना है, आपने क्या मानना है? तो भैया उसको हटा देना है। उसको हटाने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा ना, सिर्फ उसी के लिए सप्लीमेंट्री रेट निकलेगा। अब पढ़ो नोट नंबर 2। ये होता क्या है सर? जैसे मशीन आ रेट निकालना था, आपने मशीन आ रेट लेने थे 2500 घंटे, आपको पता था 3,000 घंटे मशीन होगी अवेलेबल, उसमें से 300 घंटे मशीन रिपेयर पे रहेगी, 200 घंटे मशीन सेटअप पे रहेगी, प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ 2500 घंटे है। लेकिन आपने 2500 की जगह 3,000 घंटे से ही डिवाइड कर दिया, तो रेट ही गलत है। प्लानिंग और एस्टिमेटिंग एरर। तो इसमें से 5,000 रुपए तो उस वजह से हो गए, तो उसको हटाओ। तो नेट जो जेन्युइन इंक्रीज है कॉस्ट का वो कितना रह गया? 20,000। तो ये होगी बेटा नेट अंडर अब्जॉर्प्शन। इसके लिए आप सप्लीमेंट्री रेट निकाल सकते हो कि सर मैंने 20,000 रुपए का खर्चा कम लिखा है, और जो एक्चुअल में प्रोडक्शन मैंने देखी है कि पूरे साल में प्रोडक्शन हुई है वो 50,000 यूनिट है, तो इसका मतलब मैंने 50,000 यूनिट पर 20,000 रुपए का खर्चा कम लिख रखा है। तो पर यूनिट पे कितने रुपए का खर्चा कम लिखा है? 40 सर 20,000 रुपए का खर्चा हमने कम लिखा है 50,000 यूनिट्स पर, तो पर यूनिट पे हमने 40 पैसे का खर्चा कम लिखा है। पर यूनिट पर 40 पैसे का खर्चा कम लिखा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 50,000 यूनिट बनाइए, हर यूनिट पे जाओ 40-40 पैसे चार्ज कर लो। अब आप 40 पैसे चार्ज करने के लिए गए तो पता चला कि इसमें से 40,000 यूनिट तो बिक चुकी। क्या इसके ऊपर ही 40 पैसे आपको मिलेंगे? कस्टमर को फोन कर दे भाई साहब 40 पैसे रह रहे। तो आपका ये 16,000 ये आपका हो चुका है नुकसान। लेकिन जो माल अभी भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है 10,000 यूनिट,
उसके ऊपर 40-40 पैसे आप रिकवर कर सकते हैं, यानी कि 4,000। तो जो 16,000 रिकवर नहीं हो सकते, ये तो हो गया लॉस। तो इसको हम कहाँ पे डाल देते हैं सर? चार्ज टू पोस्टिंग पी एंड एज लॉस। और इस वाले केस में क्या होगा सर? 4,000 रुपए से मैं स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दूंगा, एड टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, जो माल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जो माल पड़ा नहीं है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। समझ में आ गई बात? तो ये एक तरीके से बेटा एग्जांपल हो गया समझने के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा क्वेश्चन। अरे 20,000 क्या था नॉर्मल मेरा? नेट अंडर ऑप्शन, नेट। चले बेटा आगे क्वेश्चन देखिए। पिछली क्लास में बेटा कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे करने के लिए? चलो जी बेटा सवाल को। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट ऑफ ₹25 पर मैन डे। तो बेटा ये आपको दे रखा है अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड्स और वाज रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब अब्जॉर्ब्ड एट अ प्री डिटर्मिन्ड एस्टिमेटेड रेट। प्री डिटर्मिन्ड मतलब जो पहले से निकाल सकता आपने, एस्टिमेटेड रेट है उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन रेट। तो ₹25 पर मैन डे, एक व्यक्ति अगर एक दिन काम करेगा तो पर मैन डे पे बेटा ₹25 का खर्चा हम चार्ज करेंगे। द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, यानी कि एक्चुअल खर्चा आपको दे रखा है इनकर्ड, एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्कड वर 1,41,50,000 and 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो 41,50,000 का तो खर्चा हुआ है, और टोटल 1.5 लाख घंटे एक्चुअल में काम हुआ है, जिसके ऊपर 1.5 लाख दिन, जिसके ऊपर बेटा आपको ये दे रखा है रेट। तो इससे तो आपके पास आ जाएगा अब्जॉर्प्शन की 1,50,000 मैन डेज हैं, और हर मैन डे पर हम कितने रुपए का खर्चा ऑब्जॉर्व करते हैं? ₹25 पर मैन डे हम उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड,
30,000 यूनिट्स वर सोल्ड, टोटल 40,000 यूनिट बनाई हम, जिसमें से 30,000 यूनिट हमने बेच दी, तो बाकी का 10,000 तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया फिनिश गुड्स का। इसके अलावा देयर वर ऑल्सो 30,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स विच may be reckoned at 66.67% complete. रेकॉर्ड होता है due, कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड, मान के चल लो, कितना मान के चलो जी, कितना काम हो चुका है, 66.67%। तो बेटा अगर 30,000 यूनिट पे पूरा काम हो जाता तो सर 30,000 यूनिट के बराबर काम होता, 30,000 यूनिट पे आधा आधा काम कर देते तो 15,000 यूनिट के बराबर काम होता, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट काम लिखा हुआ है, 66.67%। शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा? देखो, जो माल 40,000 यूनिट जो आपने एक्चुअल में बनाई है वो तो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड है ही 40,000 यूनिट्स, तो इन पे तो पूरा पूरा काम हुआ ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है, तभी तो प्रोड्यूस हुई है। लेकिन 30,000 यूनिट ऐसी भी हैं जिसपे काम शुरू तो हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो कितना काम हो चुका है, 20,000। तो 40,000 तो कंप्लीट यूनिट्स हैं एक्चुअल में कंप्लीट, और 20,000 इक्विवेलेंटली कंप्लीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स। तुमने बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का चैप्टर किया है, वहां पर हमने वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन करी थी, है ना, तो इसको हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते थे, बिल्कुल यहाँ पर भी इसका यही नाम, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, नाम तो नहीं बदल जाएगा हर बार। तो आपने जो पूरे साल के दौरान, पूरे पीरियड के दौरान जो खर्चा किया है वो सिर्फ 40,000 यूनिट कंप्लीट बनाने में नहीं करा, 30,000 अधूरी बनाने में भी किया है, तो उसके ऊपर काम कितने के बराबर हो गया सर, 20,000 पूरी के बराबर, 30,000 अधूरी इज इक्विवेलेंट टू 20,000 पूरी, इस सवाल के हिसाब से। तो टोटल इक्विवेलेंट कंप्लीटेड गुड्स हमारे पास है बेटा 60,000, तो आप अपने खर्चे को बेटा 60,000 यूनिट्स में बांटो कि सर जो भी अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ 40,000 यूनिट्स पे नहीं है, वो 60,000 यूनिट्स पे। समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। पहले तो अभी आपको अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन भी निकालनी है, कोई अब नॉर्मल खर्चा तो नहीं मिला अभी तक। इसके अलावा आगे पढ़ो बेटा, अभी नोट नंबर 2 अप्लाई हो रहे हैं। ऑन एनालाइजिंग द रीजंस इट वाज फाउंड दैट 40% of the unabsorbed यानी कि अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, और अभी हमने नोट में लिखा था बेटा अगर प्लानिंग एरर मिला तो उसको उठा माइनस कर देना, बाकी जो नेट वैल्यू बचेगी जैसे आपने यहाँ पर करा, पहले प्लानिंग एरर को हटा देना, फिर जो नेट वैल्यू बचेगी उसके लिए आप क्या ढूंढ सकते हो, सप्लीमेंट्री रेट ढूंढ सकते हो। And the rest was attributable to increase in overhead cost. How would the under absorbed overhead be treated in post tax? तो मुझे अब पहले तो ये देखना अंडर अब्जॉर्प्शन है कितना। सर एक्चुअल ओवरहेड जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो है 41,50,000, लेकिन इसमें कोई अबनॉर्मल खर्चा बताया नहीं है तो हमको हटाने की जरूरत नहीं है। सीधा कंपेयर करेंगे बेटा अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने होंगे सर, 25 रुपए पर दिन के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, तो 1.5 लाख मैन डेज क्वेश्चन में दिए हुए थे, 25 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए बेटा, तो खर्चा तो था एक्चुअल में 41,50, जबकि अब्जॉर्प्शन आपकी बुक्स में हुई है 37,50,000। कितने रुपए की बेटा अंडर अब्जॉर्प्शन है? और इस 4 लाख के ऊपर कितने परसेंट अमाउंट बेटा आपका प्लानिंग एरर की वजह से, तो नेट वैल्यू आपके पास बचेगी बेटा 2,40,000 रुपए। ये होगी बेटा नेट अंडर अब्जॉर्प्शन। इसके लिए अब आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना है। सर 2,40,000 रुपए का खर्चा हमने कम लिखा है,
कितनी यूनिट्स पे कम लिखा है सर? 60,000 यूनिट्स पे कम लिखा है। तो पर यूनिट कितना खर्चा और रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर? अगर मैंने 2,40,000 रुपए कम लिखे हैं, 60,000 यूनिट्स पे कम लिखे हैं, तो इसका मतलब हर यूनिट पे कितने रुपए और कम? 4 रुपए पर यूनिट आपने कम लिखी। अब आपका काम ये है कि आप इन 60,000 यूनिट पे जाके 4-4 रुपए डालो। लेकिन जैसे ही 60,000 यूनिट पे 4-4 रुपए डालने जाते हैं तो पता चलता है जी इसमें से 40,000 तो एक्चुअली फिनिश्ड गुड्स था और 20,000 जो था वो वर्क इन प्रोग्रेस वाले पर यूनिट था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? 40,000 तो बेटा एक्चुअली फिनिश्ड गुड्स था और 20,000 वर्क इन प्रोग्रेस था। 40,000 में से 30,000 और इस 40,000 में से 30,000 तो बिक चुकी है और 10,000 क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स में पड़ी। और ये वर्क इन प्रोग्रेस तो बिका भी नहीं होगा, वर्क अधूरा माल कैसे बिक जाएगा? तो ये भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है। तो 30,000 बिक गया है, 10,000 बचा हुआ। तो अब अपने हर यूनिट के ऊपर 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए डालने हैं। ये जो 30,000 यूनिट बिक चुकी हैं, अब इस पे 4-4 रुपए रिकवर नहीं होंगे बेटा, ये आपका पीएनएल से चार्ज हो जाएगा, आपका लॉस बनेगा। 10,000 यूनिट के ऊपर 4-4 रुपए डालोगे तो बेटा इससे फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे 80,000 रुपए डालोगे, इससे वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा अभी तो सिखाया था तेरे को, सेम सेम क्वेश्चन बार बार एक बात। बेटा अभी इस स्टॉक के लिए खर्चा बुक करूंगा, स्टॉक की वैल्यू बुक कर दूंगा। स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने से प्रॉफिट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उतने रुपए से खर्चा भी बढ़ा है। ठीक है, सेम टू सेम डाउट। अब प्रॉफिट पर प्रभाव बेटा आपका पड़ेगा, एक तो ये जो प्लानिंग एरर था ये सीधा सीधा चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो 240 बचे, इस 240 में से 120 आपका कॉस्टिंग में से चार्ज होगा। ठीक है, ये 40 और 80 भी पीएनएल में चार्ज होते हैं, लेकिन क्योंकि इतने ही अमाउंट से आप स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ा देते तो प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपके अमाउंट तो पूरा का पूरा चार्ज होता है, लेकिन इसके बदले में क्योंकि कोई स्टॉक नहीं है मेरे पास बढ़ाने के लिए, तो ये मेरा नुकसान हो गया। इन दोनों के बदले में मेरे पास स्टॉक है बढ़ाने के लिए, तो इससे क्या होगा, ये मेरा खर्चा रिकवर हो। खर्चा तो बुक होगा, लेकिन खर्चे के बदले में रिपोर्ट करेंगे खर्चे को और चार्ज कर दिया। जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे और तो चार्ज स्टॉक करेंगे फिर तो। चार्ज तो करना ही है बेटा। पर्पस यही है, क्या करने के लिए आए हो सर? क्योंकि खर्चा चार्ज नहीं हो पाया, खर्चा चार्ज करना है। ये भी चार्ज होगा, बस इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। ये दोनों भी चार्ज होंगे लेकिन ये रिकवर हो जाएंगे, तो ये दोनों इसलिए मेरा नुकसान नहीं बनते, इतना ही मेरा नुकसान बनता है। फिर सर ये 80,000 है, ये जो ऐड हो गई है तो फूड प्रोडक्शन कम होगा। बेटा जितना अभी तक हो जाएगा ना, 66.66 की क्वांटिटी तो लिखी है 20,000, असली में तो ये 30,000 थी। तो इसके ऊपर खर्चा सिर्फ कितना हुआ है अभी? 66.66, इसीलिए इस पे 80 डाले। 30,000 मल्टीप्लाई पे 4 करके 120 थोड़ी डाले। ये तो खर्चा ही उतना, जितना काम हो चुका उतना ही डल रहा है, पूरा नहीं डल रहा, पूरे के बराबर थोड़ी डाल दो। तो सवाल में एक बार देख लेते हैं में आंसर क्या है। बेटा क्वेश्चन ने एक मिस्टेक कर दिया, वो इसका ट्रीटमेंट देना भूल गया है। प्लानिंग एरर और एस्टिमेटिंग एरर का ना ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसको इग्नोर करके ट्रीटमेंट कर दिया, सीधा 4 लाख के हिसाब से सप्लीमेंट्री रेट निकाल दिया। ठीक है, तो ये गड़बड़ है क्योंकि लाइन लिखी भी हुई है, अदरवाइज फिर इसका कोई काम ही नहीं बचेगा। चलो जी, ये सवाल अगर समझ में आ गया है, नोट करना है। ठीक है, एक सवाल करके दिखाओ फिर मुझे। तो सर बस हमको बस इतना सा करके दिखाना है। तीर नहीं लगाने बस, ये ये तीर नहीं लगाने, बैलेंस करके स्टेटमेंट तीनों कॉलम एक साथ मिल सोल्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में आप उसको बताओगे कि नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस इज 1,20,000 एंड 1,60,000। 1,60,000। ठीक है जी। और अगर आपको बताना है कि स्टॉक की वैल्यू कैसे बढ़ेगी तो आप एंट्री कर सकते हो सर। एंट्री क्या होगी यहाँ पर? फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में करते थे। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बढ़ानी है, है ना। और पहले तो इसको भी तो चार्ज करना है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बना लो, या फिर सीधा कॉस्टिंग पेल से चार्ज कर दो, एक ही बात है, तो मैं सीधा सीपीएल से चार्ज कर देता हूँ। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये खर्चा शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब्सॉर्ब नहीं हुआ ना। जब खर्चा हो रहा था तब तो एंट्री हो रही थी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक या जीएलए, तब तो डेबिट हो गया। फिर आपने इसको अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्प्शन कहाँ पे जाती है याद है कुछ? फैक्ट्री ओवरहेड की अब्सॉर्प्शन कहाँ पे जाती है? हमको कुछ नहीं याद भाई, ये चित्र याद है थोड़ा थोड़ा? ये वाला चित्र याद है एक बार की बात? हाँ जी सर, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर भी तू आंसर नहीं बता रहा। इधर देख, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कहाँ अब्सॉर्ब हो रहा है? देखो वर्क इन प्रोग्रेस पे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो इससे क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड, अरे तुम्हारा डिस्कशन नहीं खत्म होगा भाई। फिर बेटा तुमने चैप्टर करा ये वाला? कैसे कर लिया था? इधर सुनो बेटा, फैक्ट एंट्री सिखा दूं नहीं सिखा दूं ये? अच्छा तुम्हारे पेपर की एंट्री है, मेरे पेपर में नहीं आएगी। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 40,000, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 80,000, कॉस्टिंग पीनल अकाउंट डेबिट 1,20, टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गया हमारे पास बेटा 2,40। अब एंट्री क्या हो रही है इसके अंदर बेटा? जब आप खर्चा करते हो तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाते हैं, जब आप अब्सॉर्ब करते हो तो फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन पूरे क्रेडिट नहीं हो पाए, तभी तो अंडर अब्जॉर्प्शन है, तो अब आप यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है जी, तो टू फैक्ट्री ओवरहेड ये एंट्री आपकी यहाँ पर बनेगी। एक सवाल और दे रहा हूं बेटा करने के लिए, अभी उस सवाल को करना है। दिखा, सर ये हमने इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर दिए। चार्ज नहीं करे बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज नहीं करते, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करा है। हाँ। जब फैक्ट्री ओवरहेड को पहले पे करते हैं तो एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक या जीएलए, डेबिट हो गया। फिर हम चार्ज करते हैं, जितना अब्सॉर्ब हो गया होगा, जो अब्सॉर्प्शन होगी थी यहाँ पर आपकी 36 लाख कुछ रुपए, वो 37,50,000 रुपए, वो कहाँ पे चलेगी? डब्ल्यूआईपी डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो गया। डेबिट हुआ है ज्यादा 41,50, ये वाला एक्चुअल। क्रेडिट हुआ है कम, तो आपको भी 4 लाख रुपए और क्रेडिट करने हैं। इस 4 लाख में से 1,60,000 तो सीधा पीनल में चला गया, पीनल अकाउंट, पोस्टिंग पीनल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड चले गए। अब कितने रह गए? 2,40, 2,40 की एंट्री है। अब आपका फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बैलेंस होएगा। सर एक बार करके दिखा दो, ये देखो आओ फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट टू जीएलए, एक्चुअल ओवरहेड 41,50,000, जो अब्सॉर्ब हो गए बेटा वो सीधा सीधा वर्क इन प्रोग्रेस पे जाके चार्ज हो गए थे। ये तो आपको ऊपर ऊपर यहाँ पे नजर आ रहे, 41,50 एक्चुअल, 37,50 अब्सॉर्ब। अब रह गए 4 लाख। 4 लाख में से आपने दो 1,60,000 तो कहां पे डाल दिए सर? प्लानिंग एरर है सर, अब नॉर्मल है, उठा के हम पीएनएल में डाल देंगे बाय पोस्टिंग पीएनएल एक साथ। और अब जो 2,40 रह गए उसकी है ये सारी एंट्री बाय फिनिश्ड गुड्स 40,000, बाय वर्क इन प्रोग्रेस 80,000, बाय पोस्टिंग पीएनएल 1,20,000। अब ये अकाउंट टैली है आप, ये थी टोटल अंडर अब्जॉर्प्शन 4 लाख, और इस अंडर अब्जॉर्प्शन का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, अब तुमने बेटा एक सवाल करके दिखाना है।
बेटा तुम लोग ना घर पे बिल्कुल पढ़ाई कर रहे नहीं हो अच्छे से, मतलब पुरानी बातें कुछ नहीं याद, पिछली क्लास की बातें याद नहीं आ रही। नहीं सर, याद है। ठीक है, कि हमारे को हर सवाल करने में इतनी ही देर लगती रहेगी। जब तक तुम घर से पढ़ के नहीं आओगे ना, हमारे को हर सवाल करने में इतनी ही देर लगेगी, क्योंकि मेरे को हर चीज पुरानी पुरानी दिखानी पड़ती गोल गोल के। ये बच्चे से खराब होगा। इस सवाल को करो बेटा। नहीं यार, क्या कर रहा हूँ। आदित्य भाई तो अपना सवाल कर ले, उसको मत समझा। मैं कर लूंगा। एक्चुअल में जो ओवरहेड लगे हैं बेटा वो 6 लाख रुपए है, जिसमें इसके अलावा इस 6 लाख में 45,000 रुपए रिटर्न ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर, माल खराब हो गया, 30,000 रुपए भेज दिए स्ट्राइक के लिए। ठीक है जी, तो ये जो 75,000 रुपए का खर्चा है ये अब नॉर्मल है, तो 6 लाख के एक्चुअल खर्चे में से 75,000 हटाने पड़ेंगे, तब जाके एक्चुअल नॉर्मल ओवरहेड आएंगे। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन रेट बेटा क्वेश्चन ने खुद दे रखा है आपको 10 रुपए पर मशीन आर, और आपने एक्चुअल में जो काम किया है मशीनों से वो कितना काम किया बेटा, लिखा हुआ था एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क्ड ड्यूरिंग द पीरियड वर 48,000। तो जो एक्चुअल अब्जॉर्प्शन आएगी आपके पास, अब्जॉर्प्शन का अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा 4,80,000। 48,000 घंटे काम हुआ है, हर घंटे पर 10-10 रुपए एब्जॉर्ब करवाने हैं, तो अब्जॉर्प्शन का अमाउंट आ जाएगा 4,80,000। फिर आप उसको एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपेयर करोगे, अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आएगी। टोटल अंडर अब्जॉर्प्शन का 1/3 प्लानिंग एरर है। ठीक है जी, और बाकी आपका नॉर्मल इंक्रीज है, तो टोटल अंडर अब्जॉर्प्शन का 1/3 हटा दिया जाएगा, बाकी का आपका नेट अंडर अब्जॉर्प्शन आ जाएगी। उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रेट निकालोगे, सप्लीमेंट्री रेट के लिए आपको प्रोडक्शन की क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी। 20,000 यूनिट एक्चुअल में बनी है, 8,000 वर्क इन प्रोग्रेस है जिसपे आधा काम हुआ है, 8,000 पे आधा इज इक्विवेलेंट टू 4,000 पे पूरा। तो यहां पर बेटा जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगी वो बनेगी 24,000। 20,000 यूनिट पे पूरा ही काम हुआ है, इसके अलावा 8,000 यूनिट पे आधा काम हुआ है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आएगी बेटा 20,000 प्लस 4,000, जैसे पिछले सवाल में थी 40,000 प्लस 20,000। तो बेटा सप्लीमेंट्री रेट निकलने के बाद ये फाइनल ट्रीटमेंट बनेगा आपका, 22,500 कॉस्टिंग मिल से चार्ज होंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी 2,500 और 5,000 से। मान लो अगर इस सवाल में बेटा आपने ये 30,000 यूनिट से, कितनी यूनिट से डिवाइड किया था तुमने इसको, 24,000 यूनिट से, और अमाउंट था 30,000 रुपए ना, सप्लीमेंट्री रेट तुमने निकाला था 30,000 रुपए डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स, और फिर ये 24,000 यूनिट के इतने टुकड़े हो गए थे, राइट। मेरा एक चीज ध्यान से समझो, यस तो तब एप्लीकेबल है बेटा जब छपाई बंद होगी। कह रहा हूँ यस तो तब एप्लीकेबल है जब छपाई बंद होगी। बेटा 1 रुपए 25 पैसे का अगर आपने ये रेट नहीं निकाला होता, अगर ये रेट नहीं निकाला, ये 24,000 यूनिट से आपने इसको डिवाइड भी नहीं किया, तो आप एक काम कर सकते थे बेटा, आप 30,000 रुपए को सीधा इस क्वांटिटी की रेशो में भी बांट दोगे ना, तो भी एक यही बात है, अमाउंट आएगा 22,500, 2,500, 5,000। अगर आप रेट ना निकालते और इस अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन को यूनिट्स की रेशियो में भी बांट देते, तो बिना रेट निकाले तो भी यही का यही अमाउंट आ जाता, 22,500, 2,500 और 5,000। ठीक है जी, या फिर मान लो आपके पास क्वेश्चन में यूनिट्स होती ना वैल्यू होती कि जो माल बिक गया है वो 1,80,000 रुपए की कॉस्ट वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो माल फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है वो 20,000 रुपए की कॉस्ट वाला है, जो माल अधूरा पड़ा है वो 40,000 रुपए की कॉस्ट वाला है। यूनिट नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉस्ट तो है, तो मैं इस 30,000 को कॉस्ट की रेशियो में बांट दूंगा, तब भी एक ही बात है। तो अगर सवाल में बेटा आप रेट ना निकालो, रेट कब मत निकालो, जब यूनिट ना दे रखी हो लेकिन कॉस्ट दे रखी है, सर 1,80,000 की कॉस्ट वाला माल बिक गया, 20,000 की कॉस्ट वाला माल फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है, 40,000 की कॉस्ट वाला माल वर्किंग प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है, तो ठीक है, अंडर अब्जॉर्प्शन के खर्चों को मैं सीधा उस रेशो में बांट सकता। बात तो वही होगी ना, बात तो वही है, इसको प्लस करके हम डिवाइड करेंगे तो तो भी तो रेशो ही है, रेशो ही तो है।
हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ना, जब यूनिट्स ना दे रखे हो, रुपए दे रखे हो, तो आप सीधा सीधा रेशो ले लो, सप्लीमेंट रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा हमारे पास एक सवाल है। तो ये बोलो तो ये नहीं, तो अभी दिया है करने के लिए, हाँ। सर बोल तो जैसे आपने बताया कि कर पाना बेटा इस सवाल में हमें जानकारी दे रखी है, अरे गलत सवाल कर दिया, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, ये कर लिया है, दूसरा सवाल है। बेटा सवाल नंबर 58 है हमारे पास एक। Your company uses a historical cost system and applies overhead on the basis of predetermined rate, यानी कि absorption rate. The following figures are available from the trial balance of as at 30th September 2022. तो बेटा एक्चुअल में जो ओवरहेड लगे हैं वो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, 4,26,544, लेकिन उसमें से जो अप्लाई हुए हैं यानी कि अब्सॉर्ब हो गए वो है जी 3,65,904। बेटा अगर एक्चुअल ओवरहेड है 426,544 और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड है 365,904, तो बेटा इस सवाल में हमारे पास है अंडर अब्सॉर्प्शन 60,640 रुपये। और बेटा क्वेश्चन ने मुझे बताया कि आपके पास जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है वो है 1,41,480 रुपए का। जो फिनिश गुड्स पड़ा है बेटा वो है 2,30,732 रुपए का। और जो माल बिक गया है वो है 8,40,588 रुपए का। तो यहाँ पर मुझे क्वांटिटी नहीं दे रखी वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स और सोल्ड क्वांटिटी, यहाँ पर मुझे वैल्यू दे रखी। तो मैं इस अंडर अब्जॉर्प्शन के अमाउंट को सीधा इस रेशियो में अगर बांट दूं तो इन सबके ऊपर डालने वाले खर्चे मेरे पास आ जाएंगे। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चार्ज होता है बेटा, जो माल बिक गया है उस पे जो खर्चा जाता है वो तो कहां पे चला जाता है, कॉस्टिंग पीरियड से चार्ज होने चला जाता है। अमाउंट चार्ज टू सीपीएल, सर ये कैसे आएगा, 60,640 रुपए के अंडर अब्जॉर्प्शन का प्रपोर्शनेट हिस्सा, इसका प्रपोर्शन 840,588 डिवाइडेड बाय, हाँ जी टोटल बताओ। 588 12,12,000 रेशो समझ में आ रही है ना बेटा, रेशो में कैसे बांटते हैं। हाँ तो 840,588 जो माल बिक गया है उसका पैसा अब आपको नहीं मिल सकता, वो कॉस्टिंग पीएनएल से ही चार्ज होना है। तो अमाउंट चार्ज टू सीपीएल कितना है, डिवाइडेड बाय 12 लाख, 12,12,800। तो अमाउंट बताओ जी कितना आ रहा है। 42,29 तो इस 60,640 रुपए में से 42,029 रुपए तो बेटा आपका नुकसान हो गया, अब ये रिकवर नहीं हो सकता अमाउंट। टू बी एडेड टू फिनिश्ड गुड्स, तो इससे फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी। सर फिनिश्ड गुड्स 60,640 रुपए की टोटल अंडर अब्जॉर्प्शन में से 2,30,732 के प्रपोर्शन में खर्चा फिनिश्ड गुड्स पे चार्ज कर दिया जाएगा। रेशो में डाल रहा हूं बेटा, मैं तीर लगा के लिखता हूं, जल्दी समझ में आ जाता। 11,536 11,000
तो बेटा ये फिनिश गुड्स में चला जाएगा। एक तीसरा अमाउंट और ढूंढना है, अमाउंट टू बी एडेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो 60,640 मल्टीप्लाई बाय 141,480 7074। ठीक है जी। और अगर इसकी एंट्री भी करनी हो तो एंट्री बनेगी बेटा सीपीएल अकाउंट डेबिट। ऐसा हो सकता है बुक सीपीएल में ना डाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दी, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ सेल भी कॉस्टिंग बिनल में जाके चार्ज होनी अल्टीमेट। तो सीपीएल अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। क्या नाम लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जो 60,640 रुपए अब्सॉर्ब नहीं हो पाए बेटा, वो इन 3 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। 42,029 रुपए डूब गए, 11,537 रुपए फिनिश गुड्स में और 7,074 रुपए वर्क इन प्रोग्रेस में चले जाएंगे। ये हो जाएगा जी आपका सवाल समाप्त। इसी प्रेजेंटेशन के साथ आप पेपर में कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन ने लिखा क्या है? वैसे क्वेश्चन ने मांगा है आपसे गिव टू मेथड। अब एक मेथड तो ये हमने बता दिया, इसको तो बोलते हैं यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। हमने तो 3 सीखे हैं बेटा, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, चार्ज टू कॉस्टिंग बिनल एंड यूज ऑफ सप्लीमेंट्री। तो यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट तो आपने कर दिया। दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है इसको चार्ज कर दो कॉस्टिंग बिनल से, तो एंट्री हो जाएगी सीधा कॉस्टिंग बिनल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60,640। काम खत्म। अभी अल्टीमेटली वो नहीं हुआ ना, अभी अल्टीमेटली तो 42,029 सीपीएल से चार्ज हुआ। उस वाले के पूरे 60,640 चार्ज हो। तो बेटा जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो हमने अलग अलग मेथड सीखे थे बेटा, स्टेप डाउन मेथड, डायरेक्ट मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड, अलग अलग मेथड से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अब अगर मान लो बेटा आपको सवाल में पावर का खर्चा मिलता है तो आप किलोवाट आवर्स के हिसाब से बांटते हो, ऐसा आपने सीखा भी था। किसके हिसाब से बांटते? किलोवाट आवर्स। अगर सवाल में आपको पावर हाउस मिल जाए, पावर हाउस मतलब हम सरकार से बिजली नहीं लेते, हम अपनी बिजली खुद बना रहे हैं, तो पावर हाउस के खर्चे हैं, तो पावर हाउस का खर्चा भी किलोवाट आवर्स के हिसाब से बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे रेशो पावर का खर्चा बढ़ेगा उसी रेशो पावर हाउस का खर्चा बढ़। लेकिन अगर बेटा सवाल में आपको पावर हाउस के खर्चे दे रखे हो और वो फिक्स और वेरिएबल में बटे हुए, कैसे हो? फिक्स और वेरिएबल। तो जो फिक्स खर्चा है वो एक्चुअल पावर जनरेशन और कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं। एक्चुअल में आपने कितनी पावर बनाई या नहीं बनाई, क्या फिक्स्ड खर्चे पे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जनरेटर का इंश्योरेंस पे क्या कितनी बार उस जनरेटर को आपने चलाया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? फिक्स्ड खर्चे पे एक्चुअल पावर कंजम्पशन जनरेशन का कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल में कितनी पावर बनी है उसका खर्चा वेरिएबल से है, जैसे पावर का वो फ्यूल हो गया, जो भी खर्चे हो, तो वेरिएबल खर्चा एक्चुअल यूजेज के हिसाब से लगता है। लेकिन जो फिक्स्ड खर्चा होता है ये उसी दिन सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है जिस दिन आपने उसकी कैपेसिटी डिसाइड की थी कि आपको कितने किलोवाट का बड़ा पावर प्लांट चाहिए। छोटा पावर प्लांट लगाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कम लगेगी, बड़ा पावर प्लांट लगाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। और ये पावर प्लांट की कैपेसिटी जिस दिन आपने डिसाइड की थी उसी दिन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट फाइनल होगी। अब आपकी कम यूज करने से उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी। तुमने पावर हाउस मान लो ऐसा ले लिया, ऐसा सेटअप करवा दिया जो पूरे साल में 10,000 किलोवाट बिजली बना दे, ठीक है, लेकिन आपने यूज करी सिर्फ 6,000। लेकिन भाई पावर प्लांट सेट तो वही वाला हुआ है ना जो 10,000 किलोवाट बिजली बना दे, तो उसके फिक्स खर्चे, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, गार्ड, वो सारे खर्चे उतने ही लगते रहेंगे। उसके ऊपर आपकी कम बिजली बनाने से खर्चा कम नहीं हो।
तो एक होती है बेटा आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी, जिसके बेसिस पर आपने अपना पावर प्लांट सेट किया था। फिर होती है आपकी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो आपने एक्चुअल में पावर उससे जनरेट करके यूज करी। तो जो फिक्स्ड खर्चा है वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी से रिलेटेड है। जिस दिन आपने पावर प्लांट की कैपेसिटी डिसाइड की थी, उस दिन आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिसाइड हुआ था। वेरिएबल खर्चा आपकी एक्चुअल कैपेसिटी से रिलेटेड है। तो जब आपको खर्चे अगर बांटने पड़ेंगे पावर हाउस के, लिखना शुरू करो एक काम, नोटबुक हेडिंग बनाओगे बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ पावर हाउस कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ पावर हाउस कॉस्ट। तो बेटा ये पावर हाउस कॉस्ट क्या है? हमने अपनी खुद की पावर जनरेट करने के लिए अपना पावर हाउस सेटअप कर रखा है। और हम ट्रीटमेंट कौन से वाले केस में सीख रहे हैं? जब आपको फिक्स खर्चे और वेरिएबल खर्चे अलग अलग दे रखे हो। लिखना शुरू करेंगे बेटा। इफ पावर हाउस कॉस्ट आर गिवन एज, इफ पावर हाउस कॉस्ट आर गिवन एज fixed and variable separately, if power house costs are given as fixed and variable separately, then fixed cost shall be distributed, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में जब फिक्स्ड कॉस्ट को बांटा जाएगा, कहां पे बांटा जाएगा? सभी डिपार्टमेंट्स में जब फिक्स्ड कॉस्ट को बांटा जाएगा तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी के हिसाब से बांटा जाएगा। किसके हिसाब से? तो हमने क्या लिखा है? Fixed cost shall be distributed in the ratio of estimated capacity utilization. Estimated capacity utilization. Whereas variable cost shall be distributed. Whereas variable cost shall be distributed in the ratio of actual capacity utilization. In the ratio of actual capacity utilization. क्या मेरे को समझ नहीं, दोबारा तुमको सवाल क्या है? इसको तो कर लिया था, है ना? अब क्वेश्चन में अगर वो बता देंगे तो उसको लास्ट में कैसे किया जाता है। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट, सवाल बस ये है कि क्या वो एक्चुअल पावर जनरेशन से रिलेटेड होती है कि नहीं होती। चाहे तेरे हो सकता है रेंट होगा, रेंट बढ़ गया होगा बाद में, इंश्योरेंस का प्रीमियम बदल गया होगा, लेकिन क्या वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है? नो। तो वो एक्चुअल वाली कैपेसिटी पर कभी बेस्ड नहीं हो सकता। बेटा हमारे पास एक सवाल है बेटा, जब पढ़ने के, हाँ इतना ही नोट, पढ़ने के लिए नहीं आना होता तो मत है। मेरी क्लास बहुत बढ़िया चलती है जब बच्चे कम बैठे होते हैं लेकिन पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मौका है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई कंप्लेंट भी नहीं करता, मैंने आज तक करी भी नहीं, मेरी क्लास में वाले बच्चे नहीं आ रहे, मैं करता भी नहीं। जिसको पढ़ना है अपने भविष्य की कुछ चिंता करेगा नहीं। आओ सवाल देखिए। हेल्पिंग हैंड लिमिटेड, समीर तू भी बाहर जाएगा बेटा अगली क्लास में, तेरा नाम समीर है ना? तूने गिन के टोटल कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं आज तक इस सब्जेक्ट की? हाँ जी, चैप्टर बचेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, आर पार का चैप्टर है वो। वो इतना मेन चैप्टर है कि 100 नंबर का आएगा पेपर में। इतना ही मेन चैप्टर है कि भाई 10 से 15 नंबर का बीच में कवर हो सकता है, लेकिन उससे पास नहीं हो सकते। सिर्फ पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा तो मैं अपने आप बता दूंगा, क्या देख लेना। ये वाला सवाल देख लेते हैं।
Helping Hands Limited gensets and produces its own power. Data for power cost are as follows. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, बेटा हमारे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट अवेलेबल है। हॉर्स पावर आर्स, एचपी आर्स बेटा आपको दे रखे, साथ में दे रखे नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ये हो गया बेटा आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी जो आपने यूज करी, जो आपको यूज करनी थी बेटा, ये हो गई आपके पास एस्टिमेटेड। ये ना यहाँ पर क्या हुआ है मैं तुम्हारे को सही बताऊं, इतना ना, अरे ये ऊपर आने थे भाई, ये एंटर दब गया इसका। ठीक है, ऐसा ऐसा बात। ये है क्वेश्चन, देख क्या लिखा हुआ है इसमें। नीडेड कैपेसिटी ऊपर है, तो इसका एंटर दब गया, नीचे आ गया ये, तो ये नीडेड वाला ये है, और यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ में नीचे है। ये आना था यहाँ पर, हॉर्स पावर्स आर्स, तो ये जाता है यहाँ पर, ये वाला हो जाता इतना पार्ट यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग की दिक्कत है। तो ये बेटा आपके पास फिलहाल एस्टिमेटेड डेटा ये है, नीडेड वाला, और जो आपने यूज किया वो ये। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी है और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी है, तो जो खर्चे फिक्स्ड है वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी की रेशो में बटेंगे, जो खर्चे वेरिएबल है वो एक्चुअल कैपेसिटी की रेशो में बटेंगे। उसके बाद आपने इस सवाल के अंदर अपना सब स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। एक्स के खर्चे 3 डिपार्टमेंट में जाएंगे और वाई के सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। रेशो भी क्लियर कर दे रखी। पहले खर्चे दे रखे जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर, यानी पावर हाउस के जो टोटल खर्चे हैं वो 9300 है, जिसमें से 2500 फिक्स है। तो जो खर्चे फिक्स है वो कौन सी वाली रेशो में जाएंगे सर? एस्टिमेटेड कैपेसिटी की रेशो में। एस्टिमेटेड कैपेसिटी की रेशो बेटा ये है 10 20 12 8, या फिर 5 10 6 और 4, कोई भी रेशो मान सकते हो आप। और एक्चुअल में जो आपने कैपेसिटी यूज करी सर, एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी यूज करी हमने? 8 13 7 और 6। यानी कि अगर मैं इस सवाल में बेटा खर्चे बांटने लगूं, तो मेरे पास दो तो दे रखे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दो दे रखे हैं सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी एक्स और वाई। तो पहले हम बेटा इसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को बांट दें, सर फिक्स्ड कॉस्ट को हम एस्टिमेटेड कैपेसिटी की रेशो में बांटेंगे, 10 20 12 और 8 की रेशो। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट 2500 है, 9300 के टोटल खर्चे थे। ऑफ दिस 2500 वाज कंसीडर्ड टू बी फिक्स्ड। तो 2500 को इस रेशो में बांटना है, 10 20 12 और 8 बेटा ये हो गए 550। तो 500, हाँ जी, तो बेटा ये हो गया 50 से मल्टीप्लाई करना ना बस। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 500 1000 600 और 400। ऐसे ही बेटा वेरिएबल खर्चे, वेरिएबल कॉस्ट बचेगी बेटा 9300 में से 2500 चले जाएंगे तो 6800, 9300 माइनस 2500 6800। इसको आपने बांटना है बेटा एक्चुअल कैपेसिटी की रेशो में। एक्चुअल कैपेसिटी की रेशो है 8 13 7 और 6 20 और 14 24। तो बेटा डिवाइडेड बाय 34, तो 200 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। रेशो रहेगी आपके पास 8 13 7 और 6 1600 2600 1400 और 1200। तो बेटा ये हो गया 9300 के खर्चों का डिस्ट्रीब्यूशन 2100 3600। अब आपके पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे आ गए। क्वेश्चन ने आपको बताया बेटा डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट इन द रेशो ऑफ 13 6 और 1। तो जब एक्स के खर्चे यहां से 2000 बांटे जाएंगे, तो उसको 13 6 और 1 की रेशो में बांटा जाएगा। तो बेटा ये हो जाएंगे 1300 600 और 100। तो इसका मतलब एक्स का खर्चा वाई के पास जा रहा है, लेकिन जब वाई के खर्चे बांटे जाएंगे तो वो सिर्फ ए और बी को सर्विस देगा 31 और 3 की रेशो में। तो बेटा इसके खर्चे तो 0 हो गए, इसके खर्चे हो गए 1700। तो वाई के खर्चे बांटेंगे बेटा,
31 और 3, तो बेटा यहां से तो 1700 चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएंगे बेटा 1550 और यहाँ पर आएगा 150, 31 और 3 के हिसाब से। तो डिपार्टमेंट ए का भी टोटल खर्चा आ गया, बी का भी, 2100, 1300, 3400, 4950 और 4350। खत्म नहीं हुआ अभी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या मांगा है देखो, कह रहे फाइंड द पावर कोस्ट पर लेबर आवर। तो लेबर आवर क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, देखो गिवन दैट द डायरेक्ट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड बी 1650 एंड 2175। तो टोटल कोस्ट तो आ गई, लेकिन अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा लेबर आवर्स से। तो बेटा 1650 घंटे हैं और 1300 कितना, 75, 2175। तो बेटा आपके पास आ जाएगा लेबर आवर रेट। अब्जॉर्प्शन रेट ऐसे ही तो निकलते थे, तो हमारे पास खर्चे है उसको लेबर आवर से डिवाइड कर दिया बेटा, रेट आया 3 रुपए और 2 रुपए। अब ये सवाल हो गया समाप्त। क्वेश्चन बोले फाइंड द लेबर कोस्ट पर आवर इन ईच ऑफ दीज 2 डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट का ही निकल सकता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी नील हो चुके हैं। ठीक है जी, ये हो गया सवाल समाप्त और हो गया चैप्टर समाप्त और होगी कक्षा।